हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में है। ये चैप्टर हमारा सीबीएसई का चैप्टर नंबर 9 है। ये चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले के हम काफ़ी सारे चैप्टर जो है हम कवर कर चुके हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक हम आपके जो है चैप्टर कवर कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 13, 10 और 11 जो चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं खींच रहा हूँ या उस पर धक्का लगा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि उस पर बल लगा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर धक्का लगाना क्या कहलाया जाता है? फोर्स कहलाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? उसको हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम बल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? इसकी डेफिनेशन हो जाती है, इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। तो क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर आप पुश कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट पर धक्का लगा रहे हैं, तो आप क्या, जिससे कि उसमें क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उस पर क्या लगाया गया? उस पर फोर्स लगाया गया है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब पुश किया जाता है या उसको पुल किया जाता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उसने उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया गया? फोर्स ऑब्जेक्ट पर जो है लगाया गया है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी क्या होती है? तो अगर आपको वेलोसिटी नहीं पता तो आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है कि वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सब किसका टॉपिक है? चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। और अगर आपने चैप्टर नंबर 8 नहीं देखा है तो आपको चैप्टर नंबर 8 ज़रूर देखना चाहिए। उसी के बाद आपको चैप्टर नंबर 9 जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी आपको जो है चैप्टर नंबर 9 जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि जो फिजिक्स के चैप्टर है ना क्लास 9th के, चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, 10 और 11 है, ये चारों के चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इनको सीरीज़ में एकदम सीक्वेंस के जैसे अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं अगर आप चैप्टर 8 को छोड़ करके पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो आपको तो दिक्कत होगी ही पढ़ने में। तो मैं तो कहूँगा कि आपको पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही 9 को शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु पर धक्का लगाना है, उसको खींचना है, जिसके कारण उसके वेग में परिवर्तन आता है। क्या आता है? उसके वेग में परिवर्तन आता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो जब भी हम किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका वेग बदल जाता है, तब क्या होता है? उस वस्तु पर बल लगाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बल एक सदिश राशि है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बल जो लगता है, फोर्स जो लगता है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगता है। बल जो लगेगा किसी न किसी दिशा में ही तो लगेगा, और जो जिस राशि में दिशा जुड़ जाती है, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन जुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी उसको हम कहते हैं। तो बल कैसी राशि है? एक बल एक सदिश राशि, यानी कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स को जो डिनोट करते हैं हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ से जो है फोर्स को हम डिनोट करते हैं। ठीक, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी यूनिट को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, वो जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। क्या होता है? F इज इक्वल्स टू ma। इसके अंदर जो m है, m का मतलब होता है मास किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद जो a है, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक, और मास का मतलब क्या? द्रव्यमान। और फोर्स तो है, एफ का मतलब क्या? एफ का मतलब है फोर्स। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं बल। तो
बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला होता है F = ma, और जिसके अंदर m का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और a का मतलब होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है, ये त्वरण क्या होता है, तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपको चैप्टर नंबर 8 जरूर पढ़ना चाहिए, उसी के बाद आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, ये कौन से चैप्टर का टॉपिक है? चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है, उसके अंदर आपको अच्छे से समझाया गया है। तो आप चैप्टर नंबर 8 को देखिए जरूर, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आपको नहीं पता कि मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 8, ठीक है। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे, और जो भी कन्फ्यूजन आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आ रही है, वो सारी की सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाना या उसको अपनी तरफ खींचना, क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। बल को हम किससे दिखाते हैं? बल को हम दिखाते हैं कैपिटल F से। इसको डिनोट हम कैपिटल F से करते हैं, और साथ में इसकी जो SI यूनिट होती है न्यूटन, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। तो बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक है न्यूटन, जिसको हम N से दिखाते हैं, और इसका अक्षर यानी कि जो बल है, बल को हम किससे दिखाते हैं? अक्षर F से इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात की जाए कि इसका जो है SI यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन होती है। अच्छा, SI यूनिट तो हमने बता ही दिया। फिर इसके आगे देखते हैं आगे क्या दिया। तो ये कुछ बातें हैं बल के बारे में। आगे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल से लगा करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ठहरी हुई ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसकी जो अवस्था है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? बल लगा करके। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे? कि मानिए कि आपके सामने जो है एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। क्या है? आपके सामने एक बॉल पड़ी हुई है, ऐसी ग्राउंड पर रखी हुई है, तो कौन सी स्टेट में? अगर वो रखी हुई है तो वो रेस्ट स्टेट में है, ठीक है। अब वो रेस्ट स्टेट में, तो आपको उसको क्या कराना? मोशन कराना, उसको स्टेट चेंज करनी। तो रेस्ट से मोशन में लेकर आना पड़ेगा। तो उसको अगर मोशन में लेकर आना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर लात मारनी पड़ेगी, उसको किक करना पड़ेगा। जब आप उस बॉल पर लात मारेंगे तो क्या करें? बेसिकली आप उस बॉल पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने से आपने क्या कर दिया? उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। पहले जो बॉल थी वो विराम अवस्था में थी, वो रेस्ट पोजीशन पे थी, लेकिन जब आपने उस पर बल लगाया, जब आपने उस पर फोर्स लगाया, तो क्या हो गया? वो मोशन में आ गई, वो गति में आ गई, वो चलने लगी, ठीक है। तो आपने बल लगाकर क्या कर दिया? उसकी अवस्था को बदल दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, किसी भी रुकी हुई वस्तु को हम फोर्स लगा करके मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल लगाकर किसी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अगर तो हम क्या कर सकते हैं? फोर्स लगाकर उसकी मोशन को रोक सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉल ही है, वो मोशन करते हुए आपकी तरफ आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको कैच कर लेंगे। कैच करने के बाद बॉल आपके हाथ में आ जाएगी। अब आपके हाथ में वो मूव थोड़ी करेगी, आपके हाथ में आकर के वो रुक गई है। तो आपने अपने हाथों से क्या है? आपने अपने हाथों से उस बॉल को रोक दिया, ठीक है। आपने अपने हाथों पर फोर्स लगाया बॉल पर हाथों से, जिससे क्या हो गया? बॉल की स्टेट चेंज हो गई, वो मोशन में आ रही थी, आपने उसको रोक दिया अपने हाथों में, यानी कि वो किस स्टेट में आ गई? रेस्ट स्टेट में आ गए। तो आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट में लेकर के आ गए, ठीक है। आपने क्या किया? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया। कैसे स्टॉप कर दिया? फोर्स लगा करके स्टॉप कर दिया। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। क्या कर सकते हैं? तो फोर्स लगा करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि कैच खेलते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक बच्चा जब दूसरे बच्चे की तरफ बॉल फेंकता है, तो बॉल तो मूव करती हुई जाती है ना, बॉल तो मोशन में जाती है, मूव करती हुई जा रही है, लेकिन दूसरा बच्चा जब उसको कैच करता है, तो उसके हाथ में आकर के बॉल कौन सी पोजीशन में आ जाती है? रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है। वो आ कैसे रही थी? मोशन में आ रही थी। लेकिन जब उसने उस बॉल को कैच किया, तो उसने क्या किया? बेसिकली उसने अपने हाथों से बॉल पर एक फोर्स लगाया, जिससे कि क्या हो गया? उसकी स्टेट चेंज हो गई। पहले वो मोशन स्टेट में थी, वो गति अवस्था में थी, लेकिन जब उसने कैच कर लिया, तो उसने अपने हाथों से एक बल लगाया, फोर्स लगाया, जिससे कि क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट थी, जो बॉल थी, वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई, वो विराम अवस्था में आ गई। तो बेसिकली उसने क्या किया? उस बच्चे ने फोर्स लगा करके एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बल लगा करके, कैसे? बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में भी ला सकते हैं हम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स लगा करके ना किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये करते हुए, जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर बेसिकली जो बॉलर होता है, ठीक है, तो बॉल किसकी तरफ फेंकता है? वो बैटमैन की तरफ बॉल फेंकता है। तो अभी जो बॉल की डायरेक्शन है वो किस तरफ है? बैटमैन की तरफ है। लेकिन जब बॉल बैटमैन के पास जाती है, तो बैट से बॉल पर हिट करता है वो, ठीक है। और जो बॉल की डायरेक्शन होती है वो बदल जाती है ना,
वो कैसे किस तरफ जाती है, फिर बॉलर की तरफ जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले डायरेक्शन कैसी थी, पहले बैटमैन की तरफ थी, लेकिन जब उसने बैट से हिट करा बॉल पर तो क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब वो कहाँ जा रही है, अब वो बॉलर की तरफ जा रही है। उसने कैसे चेंज किया, फोर्स लगा करके, उसने बैट से बॉल पर एक फोर्स लगाया, जिससे कि क्या हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। जब बॉलर ने बैटमैन की तरफ बॉल फेंका था तब भी मूव कर रही थी, और जब बैटमैन ने बॉल पर हिट करा, बल्लेबाज ने जब बॉल पर हिट करा तो कैसे, तब भी वो मूव कर रही थी, मूव करते हुए बॉलर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया हमने। कैसे चेंज कर दिया, फोर्स लगा करके, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बल लगाकर हम किसी गतिशील वस्तु की दिशा को भी बदल सकते हैं। पहले दिशा जो थी वो बल्लेबाज की तरफ थी, लेकिन बाद में दिशा किस तरफ हो गई, जो गेंद वाला बंदा था उसकी तरफ जो गेंद की दिशा हो गई, ठीक है। तो बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु की दिशा को भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। हम उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, उसकी स्पीड को घटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको गाड़ी अगर हल्की करनी है तो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो आपकी बाइक चल रही है तो क्या है, मूव कर रही है। आप ब्रेक लगा करके उसकी बाइक की जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। तो फोर्स लगाया, ब्रेक लगाया, मतलब क्या करा, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगा करके क्या कर दिया हमने, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने, उसकी स्पीड को कम कर दिया, मतलब स्पीड को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल लगाकर किसी वस्तु की चाल को भी बदला जा सकता है। उसकी चाल को कम भी कर सकते हैं, उसकी चाल को ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी हम जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं इसको दोनों तरफ से दबाऊंगा तो क्या होगा, ये टूट सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली इस पर फोर्स से लगाऊंगा, जिससे ये टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो उसका क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज चेंज हो गया, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का उस पर फोर्स लगा करके शेप भी उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी और शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को और उसकी आकृति को भी बदला जा सकता है, तो ठीक है। तो ये 5 इफेक्ट हैं जो हम फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट पर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इनको पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या है कि फोर्स अप्लाई करके, फोर्स लगा करके किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं, मतलब कोई वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी विराम वस्तु को हम गति करा सकते हैं, ठीक है, बल लगा करके। आगे है फोर्स अप्लाई करके, अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करके हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। कोई चलने वाली वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी कि किसी गतिशील वस्तु को कैसा कर सकते हैं, हम विराम अवस्था में ला सकते हैं, कैसे, बल लगा करके, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट की मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, यानी किसी गतिशील वस्तु की दिशा को भी बदल सकते हैं, कैसे, हम बल लगा करके, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी चाल को भी बदल सकते हैं, उसकी गति को भी बदल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को और साइज को भी हम जो है चेंज कर सकते हैं, यानी कि किसी वस्तु के आकार और आकृति को भी हम बदल सकते हैं, कैसे, बल लगा करके हम जो किसी भी वस्तु के आकार और आकृति को बदल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है फोर्स के बारे में और हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के बल होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ने हैं वो 2 तरह के बल पढ़ने हैं। पहले तो पढ़ना है आपको बैलेंस फोर्स, पहले आपको पढ़ना है बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल, और दूसरा आपको पढ़ना है अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा कौन सा पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं असंतुलित बल। इन 2 के बारे में हमें जो है पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, तो यहाँ पर असंतुलित बल है। तो बैलेंस्ड फोर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है व्हेन 2 or more forces are applied on the same object at the same time and the resultant of forces is 0, the forces are called a balanced force। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज लगती हैं सेम टाइम पर, सेम ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगती हैं सेम टाइम पर,
तो क्या होता है, और उन फोर्सेस का अगर जो रिजल्टेंट है, क्या चीज़ है, जो रिजल्टेंट है वो कितना है, वो 0 है, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं उनको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज लगती हैं सेम टाइम पर और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है, तब उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, उन फोर्सेस को बैलेंस फोर्स कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इस साइड से भी फोर्स लग रही है और इस साइड से भी फोर्स लग रही है। ठीक है, मान लीजिए इस साइड से जो फोर्स लग रही है इस पर 30 न्यूटन की, इस साइड से इस पर जो है फोर्स लग रही है, और इधर से जो फोर्स लग रही है इधर से भी जो 30 न्यूटन की इस पर फोर्स लग रही है, तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है। तो इनका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है एफ नेट इक्वल होता है, देखिए एक दो तरफ से इस पर फोर्स लग रही है, तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेन लाइन है, तो एक इसका मान है, एक मैंने इसका पॉइंट मान लिया ओ, तो ओ के इस साइड वाली जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, +x की होंगी। ठीक है, जैसे मैथ्स में करते हैं, और इस साइड वाली जो लाइंस होंगी वो कौन सी होंगी, -x की ले जाएंगे। ठीक है, वैसे ही सेम मान लीजिए ओरिजिन पर जो रखा हुआ आपका बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के इस तरफ वाली जो लाइंस हैं उनको मैं मान लेता हूँ fx, ठीक है, और इधर वाली लाइन को मैं मान लेता हूँ fy। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि इधर वाली जो फोर्स है वो fy है, तो मैं इन दोनों को किस तरीके से निकालूंगा, तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है कि प्लस कर दिया जाता है सारी फोर्सेस को, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं। तो यहाँ पर लगेगा F नेट, एक मिनट, F नेट, तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F नेट इक्वल टू Fx ये वाला प्लस Fy। अब इधर देखिए एक मिनट कि Fx की वैल्यू कितनी है, तो Fx की वैल्यू जो वो कितनी है, 30 है, तो मैं Fx की वैल्यू लिख देता हूँ 30 न्यूटन। ठीक है, वहीं पर Fy की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि Fy की वैल्यू है -30। अब ये -30 क्यों है, ये आपके लिए समझने वाली चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर इस तरफ से जो फोर्स लग रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब जो इस तरफ से जो फोर्स लग रही है, तो एक फोर्स इधर से लग रही है उसकी, एक फोर्स इधर से लग रही है, तो दूसरी इधर से लग रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, दोनों केस एक दूसरे के अपोजिट में है। तो अगर एक को हम प्लस लेंगे तो दूसरे को हमें माइनस ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो दूसरी अपोजिट में लग रही है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अगर ओरिजिन के इस साइड वाला +x होता है तो इधर वाला कैसा होता है, -x होता है। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिया कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो इधर वाला क्या होंगे, प्लस की साइड प्लस का होगा और इधर क्या होगा, माइनस का ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमने क्या है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो Fy है उसको माइनस हमने लिया है। ठीक है, तो Fx की वैल्यू कितनी है, Fx की वैल्यू 30, तो Fx की वैल्यू हमने रख दी है 30। Fx की वैल्यू है 30 प्लस Fy की वैल्यू कितनी है, Fy की वैल्यू -30, तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, क्योंकि हम दो साइंस को एक साथ नहीं लिख सकते, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा -30। ठीक, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0। तो F नेट कितना आ गया, F नेट आ गया 0, और यही क्या, यही रिजल्टेंट है। ठीक है, F नेट को हम क्या बोलते हैं, F नेट को ही हम रिजल्टेंट बोलते हैं। F नेट को क्या बोलते हैं, हम रिजल्टेंट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसको परिणाम बोलते हैं। तो परिणाम कितना आया, 0 आया, यानी कि कितना आया, 0 आया। परिणाम कितना आ गया, 0 आ गया। F नेट कितना आया है, 0 आया है। और तो यही तो ये कैसी फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। क्यों, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगती हैं सेम टाइम पर और उनका रिजल्टेंट कितना होता है, 0 होता है, तो उन फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स हम उनको कहते हैं। यानी कि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। और ऐसी फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स, यानी कि संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, देखो यही यहाँ पर हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक बल एक ही वस्तु पर एक ही समय में लगाए जाते हैं और बल का परिणाम 0 हो जाता है, कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो बल क्या कहलाते हैं, वो बल संतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स के बारे में। अगला है अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, अगला क्या है, अगला है अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि असंतुलित बल।
तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं, वो भी सेम टाइम पर, कब, सेम टाइम पर, और उनका रिजल्टेंट कैसा होता है, जीरो नहीं होता, नॉट जीरो, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक बल एक ही वस्तु पर एक ही समय में लगाए जाते हैं और बल का परिणाम कैसा होता है, शून्य ना हो, बल का परिणाम शून्य ना हो, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं असंतुलित बल, उनको हम कहते हैं, उन बलों को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक तरफ से जो बल लग रहा है वो 120 लग रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो बल लग रहा है वो 20 लग रहा है, कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। तो एक तरफ को मैंने मान लिया है Fx, ठीक है, ये वाली साइड को मैंने Fx मान लिया, और तो ये वाली साइड कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसको हमने मान दिया Fy, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -20 हो गई। तो अब मैं इस पर अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहूँ तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालूंगा, तो F नेट बराबर होता है Fx प्लस Fy के। ठीक है, अब Fx की वैल्यू कितनी है, Fx की वैल्यू है 120, तो Fx की जगह मैं रख दूंगा 120 प्लस साथ में Fy की वैल्यू कितनी है, -20, तो Fy की जगह हम -20 उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 120 -20, क्या जाएगा, -20, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में से 20 को घटा देंगे, हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा, F नेट जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में, 100 आएगा। अब देख सकते हैं कि जो 100 है वो इक्वल नहीं है किसके, जीरो के इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है जीरो के, तो वो कैसी फोर्स कहलाएंगी, वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगी। कैसी फोर्स कहलाएंगी, अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फोर्स लगती हैं सेम टाइम पर और उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो, नॉट जीरो, उनका रिजल्टेंट जीरो ना हो, तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया वो 100 आया, तो ऐसी फोर्सेस क्या कहलाती हैं, ऐसी फोर्सेस अनबैलेंस फोर्स कहलाती है, यानी कि असंतुलित बल कहलाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक बल एक ही वस्तु पर एक ही समय में लगाए जाते हैं और बल का परिणाम शून्य नहीं होता, तो उन बलों को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल, हम उनको जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे बात हो गई फोर्सेस के बारे में। दो तरीके की फोर्स पढ़ ली हमने, पहली पढ़ी है हमने बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, पहले हमने पढ़ी है बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक, तो बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं हम, बैलेंस फोर्स उन्हें कहते हैं, बैलेंस फोर्स उनको कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगती है सेम टाइम पर और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है, तब उन फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि जब किसी भी वस्तु पर दो या दो से ज़्यादा बल लगते हैं एक ही समय में और उनका जो परिणाम होता है वो शून्य होता है, तो उनको हम संतुलित बल कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फोर्सेस लगते हैं सेम टाइम पर, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो नहीं होता, जीरो से ज़्यादा होता है, तब हम उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स उनको हम कहते हैं। ठीक है, असंतुलित बल क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अधिक बल एक ही वस्तु पर एक ही समय में लगाए जाते हैं और बल का परिणाम शून्य नहीं होता, तब उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम असंतुलित बल उनको हम जो है कहते हैं। ठीक है, कब, जब किसी भी वस्तु पर दो या दो से ज़्यादा बल लगते हैं एक ही समय में और उनका परिणाम शून्य नहीं होता, तब उनको हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। ठीक है, तो ये सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और जो इनर्शिया, ये हम पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और साथ में अपने वीडियो को, जो ये वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।